आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के अध्याय 1, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अभ्यास की, जिसमें होंगे इसके प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी हम पहले प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं, ताकि एक एक वो बात जो उस प्रश्न में दी हुई है हमें समझ में आ जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वीडियो का उद्देश्य ही यही है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद में मात्र एक बार का रिवीजन आप और करें और उसके बाद ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है कि यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हमें दी हुई है। इन सूचनाओं के आधार पर हमें इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करना है उसके विषय में बताना है। इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले बात अगर सूचनाओं की है तो सूचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहली सूचना क्या है? देश क के विषय में। ये कोई एक देश है जिसका नाम हमने क रख दिया है। क्या है यहाँ पर? जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। अब आप इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए। देश का कोई एक आधिकारिक धर्म है जिसके विषय में कहा जा रहा है कि लोग उसको नहीं मानते, उन्हें वोट डालने का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब हमें लिखना क्या है? या तो लोकतांत्रिक लिखना है या अलोकतांत्रिक लिखना है या फिर लिखना है पक्का नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस कथन को पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या सबसे पहले तो देख लेते हैं ये लोकतांत्रिक है, तो आप कहेंगे कि नहीं, लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं ये उनकी आज़ादी है, उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा लोकतंत्र में होता अगर उन्हें वोट डालने की अनुमति होती, लेकिन नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है, यानी हमें ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है कि पक्का नहीं है। हम सीधे तौर पर यहाँ पर लिख देंगे अलोकतांत्रिक। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर इसके सामने छोटा सा लिख देता हूँ शॉर्ट में, अलोकतांत्रिक। ठीक है, ये जो है अलोकतांत्रिक बात हो गई। ठीक, अब दूसरा देश ख क्या दिया हुआ है? एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। क्या ये लोकतांत्रिक है, क्या ये अलोकतांत्रिक है या फिर पक्का नहीं है? कहा नहीं जा सकता। तो आप देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पार्टी है कोई 20 वर्षों से जीत रही है। ये तो लोकतंत्र में भी हो सकता है, कोई पार्टी लगातार अच्छा काम करती जा रही हो और जनता की पसंद बनी हुई हो, तो संभव है कि लोकतंत्र में भी ऐसा हो सकता है। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका उत्तर यही होगा कि पक्का नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा देश ग, इसके विषय में क्या दिया हुआ है? इसके विषय में दिया हुआ है कि पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि पिछले 3 चुनाव में जो शासक दल है उसकी हार हुई है। तो इसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि ये जो है सीधे तौर पर लोकतंत्र को परिभाषित करता है, लोकतंत्र को बताता है ना? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि ये जो है ये लोकतांत्रिक है। ठीक है, ये कैसा है? लोकतांत्रिक है। अब चौथा भी देख लेते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है कि यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है तो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ये अलोकतांत्रिक है ना? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 भी प्रश्न क्रमांक 1 की ही तरह है। हाँ, आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रश्न क्रमांक 1 को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हमें 4 देशों के विषय में सूचनाएं दी हुई है और हमें यही बताना है कि वो लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है या पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। तो चलिए
पहले को देखते हैं, देश च, है ना। क्या कहा है इसके विषय में? संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। अब संसद के विषय में कहा गया है कि ये जो सेना का प्रमुख है उसकी मंजूरी के बिना कोई भी कानून यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इससे तो यही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है ये अलोकतांत्रिक है ना। ठीक है, अगला देखते हैं, देश छ, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। यानी यहाँ पर भी जो संसद है वो स्वतंत्र नहीं है। तो इसका ये अर्थ निकलता है कि ये भी जो है देश, ये कैसा है? अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक क्या होगा, अलोकतांत्रिक क्या होगा, ये आप, मुझे उम्मीद है, बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने इसके वीडियो में इसे बड़े विस्तार से समझा था। ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं देश ज की। देश ज के विषय में लिखा है कि देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। तो इसके विषय में तो अब हम, स्वाभाविक है कि पक्के तौर पर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें यही बताया है कि देश के जो नेता है वो बिना किसी पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता कि ये जो है ये लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक है। ठीक है ना, क्योंकि ये देश के अंदर के विषय में कोई बात ठोस रूप से प्रामाणिक तौर से यहाँ पे दी हुई नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका उत्तर लगा दिया कि ये पक्का नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, देश झ, देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। अब देश के जितने भी आर्थिक फैसले हैं वो केंद्रीय बैंक के अधिकारी कर रहे हैं, जिसे मंत्री नहीं बदल सकते हैं। तो ये स्पष्ट तौर से यहाँ पर नहीं हम देख पा रहे, बता सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक है या फिर ये अलोकतांत्रिक है। कारण ये है कि जो केंद्रीय बैंक होता है वही अक्सर आर्थिक फैसले लिया करता है। तो ये इससे यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा साफ तौर से कि ये एक लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक है। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर उत्तर लगा दिया कि पक्का नहीं है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं होता है, आगे हमें यह भी बताना है क्यों। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि जो 4 तर्क हमें दिए हुए हैं 4 विकल्पों के तौर पर, उन चारों तर्कों को सबसे पहले पढ़कर समझ लेते हैं। सबसे पहला तर्क क्या दिया हुआ है? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। क्या ये बात ठीक है? आपके समझ में आ गई है? अगर ये एक लोकतंत्र है तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी एक दूसरे को स्वतंत्र भी मानते हैं, स्वतंत्र है भी, और एक दूसरे के समान भी मानते हैं। यानी कोई किसी से छोटा या बड़ा या अमीर या गरीब, ऐसे तमाम जो क्या बोलना चाहिए कि जो बंटवारे हैं, जो बंटवारे के विषय हैं उनसे दूर है, अलग है, सब समान है ना। तो ये तो ठीक है, सही है। लेकिन प्रश्न को भी ध्यान में रखिए कि प्रश्न में लिखा है कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है ना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये तो सही बात है, लोकतंत्र के तर्क वाली पहला तो इसका उत्तर नहीं हो सकता है ना। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है। ये बात भी ठीक है। हमने देखा था इस अध्याय में कि जो बाकी की अन्य व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो है जनता के हाथ में निर्णय नहीं रहते, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वो अन्य की अपेक्षा जो टकराव होते हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझा पाती है, क्योंकि वो स्वतंत्र होती है अपने निर्णय लेने के लिए, है ना। ठीक है, इसके बाद तो ये भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा पढ़ते हैं। क्या है? लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। तो अगर अन्यों से हम तुलना करें बाकी सरकारों से, तो ये बात भी ठीक समझ में आती है कि ये लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं वो उसके लोगों के प्रति अधिक जिम्मेदार मानी जाती है, अधिक जिम्मेदार होती भी, उत्तरदायी होती है बाकी की अपेक्षा। तो ये भी ठीक बात है, ग भी सही है ना। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं है। अब हम यहाँ पर आ सकते हैं कि जो चौथा है वही होगा, लेकिन एक बार चौथे को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। क्या दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो समृद्धि है, जो आर्थिक विकास है, वो
कई सारे फैक्टरों पर डिपेंड करता है, कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लोकतंत्र का होना निसंदेह एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ लोकतंत्र के होने की वजह से हम ऐसा कह दें कि कोई देश अन्य की अपेक्षा ज़्यादा आर्थिक समृद्ध है, ये गलत होगा। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर है सही वाला वो यही चौथा विकल्प होगा। इसको और अच्छे से कैसे अपने उत्तर के तौर पर लिखना है, क्योंकि प्रश्न में हमें क्यों का जवाब भी देना है, तो थोड़ा उत्तर पर आ जाते हैं, समझ लेते हैं। आर्थिक समृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। अब प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं है और देश लोकतांत्रिक हो गया है, तो हम ये कैसे कह पाएंगे कि वो जो है आर्थिक रूप से समृद्ध है। अच्छा, सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही हो तो भी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मानव संसाधन की गुणवत्ता भी हो, है ना भाई। जो वहाँ पर जो जो लोग हैं, जो मानव वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके अंदर गुणवत्ता भी तो होनी चाहिए, वे शिक्षित भी तो हो, उनके पास हुनर भी हो, है ना, ताकि वो उन संसाधनों का उपयोग कर पाएँ। फिर वित्त भी अच्छा होना चाहिए, भू राजनीतिक परिदृश्य भी अच्छा होना चाहिए, और भी ऐसे कई सारे कारक हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर एक आर्थिक समृद्धि जो है निर्भर करती है ना, आदि। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो सरकार का एक विशेष रूप, कुछ भूमिका निभाती है सरकार जो है, इसीलिए इसे लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छे तर्क के रूप में बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 3 और इसके सारे विकल्पों के कारण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए, परीक्षा में प्रश्न को घुमा करके भी पूछा जा सकता है, यही कारण है कि हम यहाँ पर प्रश्नों को अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने प्रश्न को समझ लिया, विकल्पों को समझ लिया, तो हो सकता है ऐसा हो जाए कि प्रश्न थोड़ा घुमा करके भी दे दिया जाए तो आप सही उत्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाए, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? इन सभी कथनों में कुछ चीज़ें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक हैं। हर कथन में इन चीज़ों को अलग अलग करके हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं, क, ख और ग को। सबसे पहले क की बात करते हैं। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। ठीक है, दूसरा क्या है? चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी। तीसरा, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है, इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। ठीक है, अब पहले कथन पर आ जाइए वापस से लौट के। पहला कथन क्या था कि एक मंत्री है जिसने ऐसा कह दिया कि जो संसद है उसको क्या करने हैं, कुछ कानून पास करने होंगे जिससे कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सकेगी। ठीक है ना। अब ये जो तथ्य यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये संसद के द्वारा कानूनों को पारित करने की जो यहाँ पर आवश्यकता बताई गई है, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक है भाई। जो संसद है वही तो कानूनों को पारित करेगी, जबकि विश्व व्यापार संगठनों के नियमों की जो पुष्टि की बात यहां पर की गई है, अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जो है ये अलोकतांत्रिक बात है। ठीक है ना। ठीक है, तो पहले में जो पहला हिस्सा था जिसमें संसद की बात की गई वो लोकतांत्रिक है, और जो अलोकतांत्रिक है वो क्या है, विश्व व्यापार संगठनों के नियमों की पुष्टि वाली बात। ठीक है, ख पे आ जाते हैं। ख वाला जो दिया हुआ था कि जो चुनाव आयोग है उसने क्या कहा था कि जो एक चुनाव का क्षेत्र है ना, उसके सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का इसने आदेश दे दिया है ना। और मतदान में क्या हो गई है, गड़बड़ की गई थी। तो आप देखिए, जब बात गड़बड़ की हो गई तो लोकतांत्रिक तो वो रही नहीं, तो जो मतदान में गड़बड़ है वो क्या हो गई है, वो हो गई है अलोकतांत्रिक। और जबकि जो दोबारा मतदान वाली बात थी वो क्या थी, लोकतांत्रिक थी। ठीक है ना। तो दोबारा मतदान तो लोकतांत्रिक है, जबकि मतदान में गड़बड़ अलोकतांत्रिक है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। क्या था कथन? संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है।
इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। अब आप इसको समझिए कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसका स्तर ठीक नहीं है, वो अब जाकर के कहाँ पहुंचा है, 10% पर ऐसा कथन में बताया गया है। तो ये तो निसंदेह अलोकतांत्रिक बात है। और जबकि जो महिलाओं ने मांग करी है, कौन सी मांग करी है, कि संसद में 1/3 आरक्षण होना चाहिए महिलाओं को लेकर के, तो ये एक नो डाउट लोकतांत्रिक मांग है ना। तो उत्तर में क्या लिखा है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व का खराब स्तर अलोकतांत्रिक है, जबकि 1/3 आरक्षण की मांग यहाँ पर लोकतांत्रिक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। देखें क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया कि लोकतंत्र में जो है अकाल और भुखमरी इसकी संभावनाएं कम होती है। अब ये तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ये तो तभी बता पाएंगे जब चारों कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारण पर भी बात कर लेते हैं। पहला कारण क्या है, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। अब आप समझिए कि लोकतंत्र की जब बात हो रही है तो जो विपक्षी दल होते हैं वो निसंदेह सरकार का ध्यान जो है इस तरफ आकर्षित कर सकते हैं कि भूख से यहाँ पर लोग पीड़ित हैं, भुखमरी है ना। तो ये तो बिल्कुल कथन सही है, लेकिन हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, ये आप याद रखिएगा। दूसरा कारण क्या है, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें जो हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर देश लोकतांत्रिक है तो अब मीडिया प्रेस स्वतंत्र होगी, है ना। तो उसमें क्या होगा कि स्वतंत्र अखबार जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी अकाल की स्थिति होगी उसका ब्यौरा, उसका वर्णन खबरों के माध्यम से दिया जा सकता है। तो ये भी ठीक बात है, यानी ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अब बचे हैं 2, तो ठीक है, ग वाले को पढ़ते हैं। ग में बताया है कि सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। बिल्कुल ठीक बात है, अगर लोकतंत्र है तो डर होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि जनता के हाथ में निर्णय होता है हमेशा। मत देने का अधिकार जनता का ही होता है, तो वो किसी को भी चुन सकती है जो अच्छा काम करे, जिससे उसे अच्छी अपेक्षाएं हों, है ना। ठीक है, अब अंतिम बचा है, इसको भी समझ लेते हैं। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि लोगों को कोई भी तर्क मान लेने और उस पर आचरण कर लेने की क्या है, स्वतंत्रता है, यानी आज़ादी है। अब देखिए, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, ये हमें यहाँ पर कथन दिया गया था। और यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है ये बताना था। तो बिल्कुल ये वाला कारण सही नहीं है। कौन सा वाला, घ वाला, ये कोई अलग ही विषय पर, मुद्दे पर बात हो रही है, जबकि बात अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, इससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। कोई भी तर्क मान ले और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता भी रखे, निसंदेह है ये एक लोकतंत्र का उदाहरण तो हो सकता है, लेकिन इस तथ्य से जुड़ा हुआ नहीं है जो प्रश्न में पूछा गया है। तो ये जो घ वाला विकल्प है यही हमारा इस प्रश्न 5 का सही उत्तर है। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? बात हो रही है दोस्तों 40 ऐसे गांवों की किसी भी ज़िले में जहां पर सरकार ने क्या किया है, कोई भी इंतजाम नहीं किया है पीने के लिए जल उपलब्ध करवाने का। और हालात ये हैं कि ये गांव के जो लोग हैं इन्होंने आपस में एक बैठक करी है और ज़रूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई सारे तरीके हैं जिन पर क्या किया, विचार किया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, ये आप बताइए। तो चलिए ठीक है, समझ लेते हैं। अलग अलग उदाहरणों से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में ये समझ और अच्छी तरह से बैठती चली जाएगी कि आखिर कौन सी बात लोकतांत्रिक होती है और कौन सी नहीं होती। यही कारण है कि प्रश्नों को घुमा फिराकर आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला विकल्प समझते हैं। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना। ठीक है दोस्तों, पानी जो है वो वाकई में हमारे जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है
है ना। अगर ऐसा हम बताते हुए मुकदमा दायर कर देते हैं तो ये निसंदेह लोकतांत्रिक बात है। तो पहला तो ठीक है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा, अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, ये भी एक लोकतांत्रिक कदम होगा। अगर हम चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं तो इससे समझ में आएगा कि हमारी समस्याएं क्या हैं और हम उनके लिए कितने जागरूक हैं, है ना। तो ये भी ठीक है। तीसरा, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, ये भी दोस्तों लोकतंत्र में अधिकार होता है कि अगर कोई नीति है जो पसंद नहीं आ रही है, जिसके बारे में ऐसा लगता है जिससे हमारे अधिकारों का हनन होगा, तो उसके खिलाफ जनसभाएं की जा सकती है। अब बचा चौथा, जो है सरकारी अधिकारियों को पानी पीने के लिए रिश्वत देना। रिश्वत देना, घूसखोरी, हम जानते हैं कि कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है। तो यही हमारा उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमें दिया हुआ है कि लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का हमें जवाब देना है। ठीक है, लोकतंत्र के खिलाफ याद रखिए तर्क दिए हुए हैं। पहला तर्क क्या है कि सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसीलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जहां पर जनता के लिए जनता स्वयं चुनती है अपने प्रतिनिधि को, है ना। जनता के लिए जनता का शासन ही तो लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन जब बात सेना के अधिकारी की जा रही है तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि सेना का जो अधिकारी है वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि नहीं है। तो इसलिए ये जो है, ये एक अलोकतांत्रिक बात यहाँ पर की जा रही है। उत्तर को देख लेते हैं, और उत्तर में क्या दिया है कि सेना के अधिकारियों को लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है और इसीलिए एक सेना शासन अलोकतांत्रिक होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है जो मैंने अभी कही यहाँ पर। अब दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन क्या है कि बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की ज़रूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों ना हो। चलिए ठीक है, ये तथ्य भी जो है लोकतंत्र के कहीं ना कहीं खिलाफ ही है। इसका उत्तर समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना है कि लोकतंत्र जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विचार पर आधारित होता है। हर व्यक्ति जो है देश का, वो क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है ना। एक निर्धारित तय सीमा, उम्र सीमा में आने के बाद, यही तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहता है। यहाँ पर यह भी बात है कि छोटे वर्गों के शासकों को प्रतिबिंबित किया जाए जिनमें बुद्धिमान लोग शामिल हों। ऐसा प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र के उद्देश्य को हम इससे क्या करेंगे, पराजित करेंगे। ये सारी चीज़ें ठीक है। तो ये जो है, ये वाली बात, ये उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र जो है इसी के विचार पर आधारित है, और फिर छोटे वर्गों के जो शासक हैं उनको प्रतिबिंबित करना और जिनमें बुद्धिमान लोग शामिल हैं, ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के उद्देश्य को निसंदेह पराजित कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे तर्क की। क्या है तीसरा तर्क? अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है, सोचिए किन मामलों की बात हो रही है, आध्यात्मिक मामलों की बात हो रही है। उसमें अगर हमें मार्गदर्शन चाहिए तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, धर्म गुरुओं की आवश्यकता होती है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए? देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। अब इसको समझिए दोस्तों, धार्मिक नेता लोगों के द्वारा तो चुने नहीं जाते हैं और इसीलिए किसी देश को धार्मिक नेताओं के द्वारा शासित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप तीनों उत्तर को अच्छे से समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे और प्रश्न क्रमांक 7 के बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। पहले इसको भी समझते हैं, क्या है प्रश्न क्रमांक 8? इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं? बात यहीं पर खत्म नहीं होती, आपको क्यों का जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले कौन से कथन को हम लोकतांत्रिक समझ रहे हैं और क्यों। पहला, बेटी से बाप। मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय कर देते हैं। दोस्तों, इस मामले में बेटी को क्या है, पसंद की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए ये जो है एक अलोकतांत्रिक
बात है। आपने गौर किया होगा, हमने क्यों का जवाब पहले दिया है। ठीक है, अगला, छात्र से शिक्षक कह रहा है, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। दोस्तों, शिक्षक एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचने में शामिल हो सकता है और इसीलिए छात्र से उसे परेशान न करने के लिए कह रहा है। यह निश्चित रूप से यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है कि शिक्षक का अनुरोध यहाँ पर लोकतांत्रिक है या फिर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि शिक्षक जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोच रहा हो वो उसी की भलाई के लिए हो, उन्हीं के समझने समझाने के लिए हो और उसमें उस विद्यार्थी का डाउट यानी संदेह भी निहित हो। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कुछ भी बताया नहीं जा सकता। ये क्यों का जवाब हमने यहाँ पर फिर से पहले दिया है। अब अगले पर पढ़ते हैं आगे। क्या दिया हुआ है, अधिकारियों से कर्मचारी। क्या, समझिए, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। कानून के अनुसार कम किए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। उत्तर समझ लेते हैं। कर्मचारी एक मौलिक अधिकार के लिए पूछ रहा है और इसीलिए ये लोकतांत्रिक है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से प्रश्न क्रमांक 8 तक आते आते समझ गए कि लोकतांत्रिक कौन कौन सी बातें हैं और अलोकतांत्रिक कौन सी है और कौन से ऐसे कारण हैं, तर्क हैं जिनके विषय में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये लोकतांत्रिक है या फिर अलोकतांत्रिक है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर और प्रश्न क्रमांक 9 को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर हमें गौर करना है और फैसला करना है कि हम इसे लोकतंत्र कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, और जो हमारा फैसला होगा हमें उसके पीछे के कारण यानी तर्क को भी यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क से। हम एक काम करते हैं, क ख ग का तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं, लेकिन जो घ और ड़ यानी जिसके बाद के है दो, ये हम आज आपके लिए छोड़ते हैं। समझ में तो आना हमें भी चाहिए कि जो यहाँ पर समझ रहे हैं, समझाया जा रहा है, वो आपको कितना समझ में आ रहा है। और आपसे अपेक्षा की जा रही है कि एक शब्द में लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक अपना उत्तर इन दोनों के लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिएगा। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क की बात सबसे पहले करते हैं। क्या है, देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। दोस्तों, नियमित चुनाव होना और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना एक लोकतंत्र की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इसीलिए ये स्थिति लोकतांत्रिक स्थिति को व्यक्त करती है। ठीक है, क के लिए उत्तर हमने समझ लिया। अब ख पर आते हैं। देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया है यानी लोन लिया है। किसने लिया है? देश ने लिया है। किससे लिया है? अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लिया है ऋण। ऋण के साथ यह एक शर्त जुड़ी, यहां पर एक शर्त जुड़ी थी कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्चों में कमी करेगी। अब दोस्तों समझिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये जो बात है ये एक अलोकतांत्रिक बात है ना। ठीक है, तो ख का उत्तर भी आपको समझ में आ गया। अब ग पर आते हैं। लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। दोस्तों, यह एक उदाहरण है जहां बहुमत का दृष्टिकोण थोपा जा रहा है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक अलोकतांत्रिक बात है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपसे ऐसी अपेक्षा भी है कि आप इन दो बचे हुए प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्द में कि लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ में एक अपेक्षा आपसे ये भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्रश्न उत्तर समझ में आए हो बहुत अच्छे से, तो आपसे एक अपेक्षा ये भी है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे यानी शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाए, समझ पाए इस वीडियो को। और बहुत जल्द आप सभी से फिर से मुलाकात होगी ऐसी किसी जानकारी के साथ, ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।